नजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और बात करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू IIM के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास में शिरकत की, जहां उन्होंने तलबा और फैकल्टी मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि मैं नौजवान और रोशन जहनों को कल के कारोबारी लीडरों और मुफक्किरीन के तौर पर देखना चाहता हूं, जो मुआशरे की इक्तसादी तरक्की और इस अजीम मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। चूँकि हम 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं, हमें सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली को यकीनी बनाना चाहिए। हमारे कल के कारोबारी रहनुमाओं को लोगों की ज़िंदगियों को बदलने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, जामे तरक्की पर जोर देना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कोई पीछे ना रहे। नजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और बात करेंगे सीनियर बीजेपी रहनुमा और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर हल्फ उठाया है। उन्हें जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली ने राजभवन लद्दाख में मुनाकिदा एक तकरीब में हल्फ दिलाया। तकरीब में CECLA HDC करगिल, CECLA HDC लेह, रुकन पार्लिमान लद्दाख, चीफ सेक्रेटरी लद्दाख, तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि ज़ात पात और मजहब की सियासत को छोड़कर हम सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा और लद्दाख की तामीर और तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। इस हवाले से सदर जमहूरिया हिंद ने 3 रोज कबल कविंदर गुप्ता को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर मुकर्रर किया था। यह तकर्री ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर BD मिश्रा के इस्तीफे के बाद अमल में लाई गई है, जिन्होंने फरवरी साल 2023 में लद्दाख के LG का ओहदा संभाला था। कविंदर गुप्ता लद्दाख यूटी के तीसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो 2019 में जम्मू कश्मीर की साबिक रियासत जम्मू कश्मीर से अलहदा करके बनाया गया था। वो 2018 में PDP BJP मखलूती हुकूमत में नायब वजीर आला, जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के तौर पर भी फरीजा अंजाम दे चुके हैं और आज लद्दाख के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर उन्होंने हलफ उठाया है। राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने लद्दाख के राज्यपाल के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके लद्दाख के नव निर्माण के लिए काम करेंगे। बहुत कुछ करना बाकी है। लद्दाख के साथ पिछले समय में बहुत भेदभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लद्दाख को हम उस हद तक पहुंचाना चाहते हैं जिसमें कि जो बाहर के देशों में दूसरे टूरिज्म के माध्यम से जिनका नाम लिया जाता है, वर्ल्ड में सबसे पहले लद्दाख का नाम आएगा। बाकी कुछ कहना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी। सर, लद्दाख के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप एकदम एक्सपीरियंस वाला पॉलिटिशियन फर्स्ट टाइम लद्दाख के चीफ के तौर पर आए। देखिए, हम सबको समझते हैं, पहले भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मैंने काम किया है, तो सब। नजरी वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की फौरी बहाली के अपने देरीना मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि रियासती दर्जा हमारा हक है, किसी का एहसान नहीं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उनके जमहूरी और आईनी हुकूक से तवील अरसे से महरूम रखा गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली खित्ते की शिनाख्त, वकार और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा रियासती दर्जा बहाल करना सिर्फ सियासी नहीं बल्कि एक अखलाकी जिम्मेदारी है, जिसे मजीद ताख़ीर के बगैर पूरा किया जाना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म को रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से खत लिखने के इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने वज़ीर आज़म को रियासती दर्जे की बहाली के सिलसिले में खत लिखा है। रियासती दर्जा हमारा हक है, ना कि किसी का एहसान, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। मजीद इसमें क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं।
देखिए मैं आपसे बताऊं, वो इन्वेस्टिगेशन के नीचे है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इसमें तबसरा करना गलत होगा। मैं तो मुबारक करता हूँ खारगे साहब को, राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये मसला वज़ीर आज़म तक पहुँचाया है। और अभी 19 तारीख को शाम को सारे लीडरों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये मुद्दा फिर से उठाया जाएगा। क्यों नहीं होगा? ये हमारा हक है, हमारा हक है। नाज़रीन, वहीं पर बात करेंगे मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के हवाले से, जहां पर मुसलसल दूसरे जुमा को भी मीरवाइज कश्मीर मौलवी डॉक्टर उमर फारूक को खाने नजर बंद रखा गया। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने लिखा कि मैं मुसलसल दूसरे जुमे को भी घर में नजर बंद रहा। मेरी रिहाइशगाह की तरफ जाने वाली हर गली और नुक्कड़ पर रुकावटें लगाकर बंद किया गया, जिससे पूरे मोहल्ले को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं हुक्मरानों को वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं कि हमारे शोहदा की यादें उनके हुक्मनामों से ख़त्म नहीं की जा सकती। ये यादें हमारे दिलों में जिंदा है। हक़ाइक़ और तारीख को ना ही लॉकडाउन से मिटाया जा सकता है, न लोगों को शोहदा के मज़ार पर जाने से रोक कर, न मुझे हर जुमा जामे मस्जिद जाने से बाज रख कर, और ना ही झूठे बयानों या फिर कवाराना मसक्कारियों से। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। आज लगातार दूसरे जुमा को भी मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि मेरे घर तक आने जाने के जो तमाम रास्ते हैं उन पर भी रुकावटें खड़ा कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले को मुश्किलात का सामना है। मैं हुक्काम को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारे शुहदा की याद को न तो वो रोक सकते हैं और ना ही दबा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। हक़ाइक़ और तारीख़ को न तो लॉकडाउन्स के ज़रिए मिटाया जा सकता है और ना ही लोगों को मज़ार शुहदा जाने से रोक कर या मुझ पर जुमा के दिन पाबंदी आयद करके जामे मस्जिद जाने से। झूठे बयानियों और फ़िरका वाराना रंगत देने की कोशिशों के ज़रिए इस याद को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये आवाम की इज्तिमाई यादों का हिस्सा बन चुकी है और हमेशा रहेगी। 13 जुलाई 1931 के शुहदा, जो कि कश्मीर की सियासी तहरीक के रहनुमा थे, जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, वो और उनके बाद के तमाम शुहदा हमारी जद्दोजहद का सरचश्मा हैं और हमेशा रहेंगे। आज नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और बात करेंगे जिला पुंछ की, जहां पर कुदरती मौजज़ा देखने को मिला है। क्योंकि पुंछ मेंढर में यह बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर पुंछ मेंढर में कुदरती मौजज़ा देखा गया है। शौहर बीवी की दोबारा तदफीन की गई है। बरसों पुरानी लाशें कब्रों से महफूज बरामद हुई हैं। बारिशों के सबब कब्रें धंस गई थी, जिसके नतीजे में मकामी लोगों ने बाकायदा दोबारा तदफीन की। लेकिन मौजज़ा ये कि ये दोनों के दोनों मियाँ बीवी, इनकी जो कब्र मुबारक, उनसे जब इन्हें बाहर निकाला गया तो इनके कफन पर मैल तक नहीं दिखने को मिला। यानी ये महफूज तरीके से कब्रों के अंदर पाए गए। और मकामी लोगों ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इनमें से जो एक जो मर्द हैं उन्हें 24 बरस वफात पाए हुए हैं, जबकि जो खातून हैं उन्हें 5 बरस इस दुनिया फानी से कूच किए हुए हो गए हैं। लेकिन दोनों की दोनों कब्रें महफूज सही सलामत पाई गई और बारिशों की वजह से ये कब्रें धंस गई थी, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने फौरी तरीके से वहां पे दोबारा से तदफीन का सिलसिला शुरू किया। और ये इलाका कंडी चढ़ी मेंढर जिला पुंछ में है, जहां पर मिट्टी का तोदा गिरने से, कब्रिस्तान टूटने से मियां बीवी की दोबारा तदफीन अमल में लाई गई। 24 साल मियां की वफात और साथ ही 5 साल उनकी बीवी की वफात को हुए, लेकिन उसके बावजूद इनके कब्र मुबारक से जब इनके जसद खाकी को निकाला गया तो वो ठीक उसी तरीके से उसके अंदर महफूज थे जिस तरीके से उन्हें तदफीन पहले की गई थी।
और ये वो निशानियां जाहिर कर रहे हैं जहां पर अल्लाह के नेक बंदों के हवाले से कई बार ऐसे मौजज़े देखने को मिलते हैं। और इन दोनों के हवाले से भी शायद ये वाकया बारिश ने ऐसे ही कर दिया ताकि दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों को कुछ यहाँ से सीख हासिल हो सके कि नेक आमाल किए जाने पर क्या सिला मिलता है। और मकामी लोगों ने इस बात की भी तस्दीक की है कि ये इलाके के अंदर इंतहाई संजीदा, नेक, खुशदिल, खुश मिजाज और साथ ही ताल्लुक बिल्ला इनका काफ़ी अच्छा था। और उसी वजह से आज जब ये जसदे खाकी उनकी कब्रों से, उनकी आराम गाहों से निकाले गए तो ये महफूज पाए गए। मजीद उस इलाके के लोगों ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बारिश होने की वजह से जो है इधर मकान के पीछे पस्सी पड़ गई थी, वहाँ बीच में कब्रिस्तान था, तो कब्रिस्तान में 2 कब्रें थी और स्लिप होने की वजह से जो कब्रें जो फट गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि आज तक उनका कफन मैला नहीं हुआ है। आप दिखा सकते हैं, उनको कैमरा भी दिखा सकता है कि उनके कफन तक जो है बिल्कुल साफ़ है। 24 साल हो गए हैं, बुजुर्ग जो हैं 24 साल हो गए उनकी कब्र को। 24 साल के बाद भी उनका सही सलामत जो है जनाजा निकाला गया है। और माई साहबा को उनको भी तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, उनका भी जनाजा सही सलामत है, कफन तक मैला नहीं हुआ। ये अल्लाह की कुदरत है, ये हमारे लिए एक मौजज़ा है। हमको सबक सीखना चाहिए और अच्छा रास्ता अख्तियार करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला रास्ता भी आसान हो। नजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में डॉक्टरों और एक मरीज के दरमियान झगड़े के बाद एक डॉक्टर को पीटने वाली लड़की को पूछगछ के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद जम्मू पुलिस लड़की को गांधीनगर महिला थाना ले गई, जहां अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जीएमसी के जूनियर डॉक्टर 3 दिन से हड़ताल पर थे और लड़की की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 2 खवातीन डॉक्टरों पर मरीज के रिश्तेदारों की मुबैना मारपीट के जुर्म में या उसके इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद जो जीएमसी के डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से हड़ताल को हटा लिया गया है। और इस हवाले से डॉक्टरों ने मजीद क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमने अपनी सर्विस रिज्यूम कर दी है, तो अभी हमारी ये सिक्योरिटी इशू था, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर सर से बात हुई है कैसे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। एक तो फर्स्ट लेवल डिफेंस होगा, सेकंड लेवल डिफेंस होगा, उसके अलावा जो है जैसे जेकेपी, जैसे स्किम्स लाइक इंस्टीट्यूशन में जेकेपी प्रोवाइड की जाती, पोस्टिंग होती है उनकी 3 मंथली, तो वो अब हम जाएंगे हेल्थ सेक्रेटरी और सीएम साहब से मिलेंगे। तो उसके अलावा जो है कि लोगों को मिसकम्युनिकेशन होता है, उसके लिए हम एक हेल्प डेस्क बनवा रहे हैं यहाँ पर इमरजेंसी में, ताकि कोई रूरल एरिया से आ रहा है, पेरिफेरी से आ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है, अटेंडेंट आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं लग रहा है, टेस्ट का कहीं बेसिक टेस्ट इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं लग रहा है, तो वो हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि मिसकम्युनिकेशन नहीं हो। दूसरा जो है आईसीयू क्रिटिकल एरिया है, जो बड़े मॉरिबड पेशेंट है, क्रिटिकली इल पेशेंट है, तो उस टाइम जो है जो सिक्योरिटी वाले हैं वो लड़ रहे हैं, ताकि क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स जो होते हैं या कोई अटेंडेंट्स होते हैं, ग्रीफ होता है उनमें, सॉरो होता है, तो उस टाइम वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। और आज हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि हम अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर रहे हैं। हमने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज सब स्टार्ट कर दी हुई है। देखो वो तो हम भी उनके साथ हैं, वो तो उनके दुख में हम भी शामिल, मगर बात ये है कि हर कभी भी कोई भी ड्यूटी पे हम तो उसकी जान बचाने के लिए आए थे, हम तो उनको मारने के लिए थोड़ी यहाँ पे, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम भी किसी के बच्चे हैं, हमें कभी भी हिट नहीं किया जाए, ड्यूटी पे हमें रोज़ मारा जाएगा, रोज़ ये किया जाएगा, तो कौन किसी की जान बचाएगा। पहले तो इंसान अपना सेफ्टी सोचेगा कि नहीं यार हम अपनी सेफ्टी देखते हैं, हम बचाने छोड़ो इसको पेशेंट को, लेकिन हमने अपनी तरफ से फुल एफर्ट मारे थे। लेकिन है कि आज के बाद ऐसा इंसिडेंट ना हो, सोसाइटी को भी एक मैसेज देते हैं कि हमारे साथ ऐसा दुर्घटना दोबारा लाइफ में ना हो। इमरजेंसी जो आज ही हमारी मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेटर सर के साथ, उन्होंने हमें सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की बात की हुई है, और उसमें अभी 50 गार्ड हो गए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में, पहले 20 होते थे, अब 50 गार्ड उन्होंने डिप्लॉय किए हुए। उसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेज भी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाए। नजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और बात करेंगे आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के मकसद से एक अहम इक़दाम में रियासत मुत्तहिदा अमरीका ने बाज़ाब्ता तौर पर लश्कर तैयबा की एक शाख TRF को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम और खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया है, जो कि सयाहती मकाम 22 रन पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुबैना तौर पर मुलविस है, जिसमें 26 भारतीय शहरियों को अज़जान किया गया था। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा
मार्को रूबियो ने जारी करदा एक बयान में इस फैसले की तस्दीक करते हुए पहलगाम वाक़े को 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारतीय सरजमीन पर सबसे मौलिक और खतरनाक दहशतगर्द हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज महकमे खारजा मज़ाहमती मुहाज को एक नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम और खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द के तौर पर शामिल कर रहा है। ये इक़दामात पहलगाम कत्लेआम के मुतासरीन के लिए आलमी सलामती और इंसाफ के लिए इंतजामिया के अज़्म को जाहिर करते हैं। TRF जिसने इब्तदाई तौर पर पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, बाद में अपना बयान उन्होंने वापस ले लिया था। बात करेंगे भारत की, तो भारत ने TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम किया है और खास करके खारजा वजारत भारत की जानिब से इस पर बाकायदा पोस्ट भी किया गया, जिसमें उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया और खास करके जिस तरीके से ये पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म खास करके भारत और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर कई मकामात पर पिछली कई दहाइयों से निशाना बनाते आए, कोशिश इन्होंने की मासूमों की जान लेने की, जिसका बदला या जिस पर पलटवार भारत की जानिब से किया गया, इन्हें सबक सिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहे और आज भारत की जानिब से भी इस फैसले का खैर मकदम किया गया है, जो अमेरिका की जानिब से एक बड़ा फैसला पाकिस्तान बैक्ड TRF के हवाले से किया गया है। नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और बात करेंगे जिला पुंछ की, जहां पर मकामी लोगों और हुकाम ने यह बताया है कि गुज़श्ता रात पुंछ जिला के मेंढर इलाके में शदीद बारिश के नतीजे में कई मकानात को जुज़वी या काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका पंचायत संजोत का वार्ड नंबर 4 रहा, जहां कम अज़ कम 6 रिहायशी मकानात और एक मदरसा उसे भी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों के मुताबिक बारिश के बाइस इलाके में 4 रोड सड़क की जारी तामीर के दौरान जमीन धंस गई। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकाम की तरफ से हिफाजती दीवार बनाई जाती तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। कुछ ढांचों को पहुंचने वाले नुकसान की तस्दीक करते हुकाम ने बताया कि जल्द ही उसका अंदाजा लगाया जाएगा और मुतासरीन को फौरी इमदाद देने पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। मकामी लोगों के मुताबिक बारिश की वजह से इलाके में कौमी शाहरा 144A की जारी तामीर के दौरान जमीन धंस गई। गर्चे हुकाम की तरफ से हिफाजती दीवार तामीर की जाती तो नुकसानात को काफी हद तक रोका जा सकता। इस वाक़े के बाद कई खानदान बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके मकानात मुनहदिम हो गए हैं और अब उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी मुदाखलत करें ताकि उन्हें राहत फराहम हो सके। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ, मैं केरला का है। मैं इधर ही इदारा में काम करते हैं, उस्ताद है, बच्चों को पढ़ाते हैं। इधर मेरे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं। जो कल रात को इधर ही हुई है, बहुत बड़ा मुसीबत हुई है। जो रात को जल्दी से अचानक से हमारा बिल्डिंग फट गया है। तकरीबन 11:30 बजे को है। जो हम सारे बच्चे भी, हम स्टाफ भी सोए हुए थे। वो अचानक से ऑफिस साहब हमको बुलाया, बोल रहे हमारा घर फट गया, जल्दी आओ, सामान निकलना है। जल्दी से हम निकल के आया। फिर उसका बाद वो उनका घर फट गया, उसका साथ में हमारा इदारा भी फट गया। बहुत नुकसान हो गया, करोड़ों को नुकसान। अभी तो चौम को बहुत मुश्किल से हम इधर से निकाल दिया। जो सामान हुआ बहुत मुश्किल से, लोग भी ताउन किया। वो महल्ले का लोग, ज़्यादा लोग आके हमको ताउन किया था। वो अचानक से वो मामला हुआ था। फिर हम बच्चे भी, हम स्टाफ भी डर गया था। बहुत मुश्किल से हम बच गया है। दीगर जितनी भी ये NH 144A का जो इस मेजर लैंडस्लाइड का कारण ये है कि जो SRM कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, ये NH 144A का प्रोजेक्ट जो संजोड़ में चल रहा है, इसकी अर्थ कटिंग की वजह से हुआ है। इन्होंने लगभग गालबन जो है 100 मीटर से लगभग जो है हाइट उसकी जो है कटिंग करके नीचे गए हैं। बारिशें हुई, बारिशों की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो है ये लोगों के रिहायशी मकान नस्ते नाबूद हो गए। आज हमने यहाँ खुद विजिट किया, यहाँ संघियोट एरिया में आए, वो देखा यहाँ बुरी हालत है। आप देखोगे कि लैंडस्लाइड ऐसे हुई है और हुई भी है किस वजह से कि ये एक ठेकेदार की वजह से, BRO की वजह से हुआ है। ये काम चल रहा था नेशनल हाईवे का, उन्होंने क्या किया, 100 मीटर जो है उन्होंने अपनी हाइटें बनाने के चक्कर में, बिल निकालने के चक्कर में उन्होंने ये जमीनें काटी और उस वजह से रात को यहाँ लैंडस्लाइड आई और बेशुमार मकान जो है जद में आए और इतना नुकसान हुआ ना। अगर 2 दिन, खुदा ना करे, ऐसा अल्लाह ना करे कि अगर 2 दिन बारिशें और हुई
तो ये पूरा इलाका जो है गर्काप हो जाएगा। ये मुख्तसर में आपसे गुजारिश करूँ कि ये जितना भी मामला यहाँ पर दरपेश आया, चाहे मेरा मकान जो है डैमेज हुआ हो या इदारा 2 मंजिला जो इमारत है ये डैमेज हुई हो या मुख्तार साहब का मकान हो, ये पूरा मामला जो है ये BRO जो हमारी ये रोड नेशनल हाईवे चल रही है, उन लोगों की एक नाअहली की वजह से ये पूरा इलाका सद में आया, जिसकी वजह से हमारा मकान भी ख़त्म हुआ। और मुख्तसर में ये बताऊं कि जैसे आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर तशरीफ़ लाई और ख़ासकर SDM साहब आए, नायब साहब आए और SHO साहब आए और जो भी BRO के अफसरान थे वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने SDM साहब ने बिल्कुल पूरी पब्लिक के सामने ये बिल्कुल वसूख से उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जो ख़ास करके मेरा मकान डैमेज हुआ वो उन जो है BRO वालों के जिम्मा है, उन्होंने उतना जो है बना के देना है। उसके बाद जो मदरसा 2 मंजिला इमारत जो डैमेज हुई है वो इदारा उन्होंने तामीर करके देना है, और जो हाजी साहब का मकान डैमेज हुआ है ये तीनों मकान जो है उन्होंने बना के देने हैं। और जहां जहां भी इनकी वजह से लोगों की ज़मीनें ख़त्म हुई है वो बिल्कुल जो BRO कंपनी है या जो भी इनका आगे मामलात हैं, पूरी जो इनकी टीम है वो पूरी जो है उनके जिम्मा है, वो उन्होंने भरपाई उसकी पूरी करनी। मेरी मांग यही है सर कि हम बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, कोई मकान नहीं है मेरे पास। देखें मकान खत्म हो गया, इदारा था वो खत्म हो गया, जमीन थी कुछ उम्मीद होती है बंदे को, वो टोटल जो है एक रेजा हो चुकी है, ये मकान बनाने के काबिल नहीं है। ये डिमांड रहेगी कि हम लोगों को जल्द से जल्द जो है ये मकान तामीर करवा के दिए जाएं ताकि हम अपने बच्चों को वहां रखें। और खासकर जो इदारा है यहाँ बच्चों की तालीम का मसला है, उसका नेमुल बदल हमें कोई गवर्नमेंट स्कूल दिया जाए जहां, या कोई और इदारा दिया जाए जहां हमारी तालीम चले, और बहुत जल्द जो है हमें ये इदारा तैयार करके दिया जाए। हमारी यही डिमांड है। आज मैं अपने तंजीम के सीनियर साथियों के हमरा यहाँ संगयोट के इस इलाके में पहुँचा हूँ और मुसलसल और लगातार बारिशों की वजह से जो है यहाँ पे कुछ मकानात को नुकसान पहुँचा है, इसका जायज़ा लेने के लिए, ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ मैंने मकामी लोगों से बात करने की भी कोशिश की है और इस इलाके को क्योंकि ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जनाब जावेद राना साहब की डायरेक्शन पे हमसे कुछ कबल पहले ही यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम जो है SDM साहब की क़यादत में यहाँ पहुँची थी। उन्होंने भी जायज़ा लिया और असेस किया पूरी सिचुएशन को ताकि यहाँ पे जो है रिलीफ जो है लोगों तक पहुँचाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्किल घड़ी है और मैं संगयोट की आवाम को यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल घड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम आप तक जो है हर मदद पहुंचा सकें। जैसे कि आपको पता है आज आपको बड़ा हैवी रेनफॉल रहा है इस एरिया में, तो इससे काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। तो जो यहाँ लोकल आके देखा है उसमें काफ़ी हाउस जो हुए हैं अफेक्ट हुए हैं। हमने उसके लिए यहाँ पे अपने लोकल स्टाफ को, टीम को लगा दिया है कि वो डैमेज को असेस करे और वो हमारे ऑफिस में सबमिट करे। उस पर देखते हैं फिर इनको फर्दर जो भी होगी वो इनकी मदद की जाएगी। रही यहाँ पे बात BRO की, BRO को ये कहा कि जो भी आपका स्लो प्रोग्रेस है वो क्यों रही, जिसकी वजह से लोगों का लॉस हुआ है, आप उसकी भरपाई करेंगे और जो कायदे कानून में होगा वो उसको फौरी तौर पर काम करके लोगों को कार्रवाई। मकान डैमेज हुए उनके रहने का क्या बंदोबस्त किया गया? देखो उनके लिए जहाँ यहाँ पे हमारे कम्युनिटी हाल हैं या जो गवर्नमेंट बिल्डिंग जो हमारी वैगन है उनको हमने दे दिए, बता दिए कि आप वहाँ पे रहें जब तक इनके घर वगैरह तैयार हो जाते। हम मौजूद हैं संगयोट के वार्ड नंबर 4 मोहल्ला मैदान में, जहां बीती रात को मूसलाधार बारिश के बाद ये पूरा इलाका जो है, इस पूरे इलाके में लैंडस्लाइड का सिलसिला शुरू हुआ। इस लैंडस्लाइड में जो है 2 मकान जो हैं बिल्कुल जो है वो तबाह हो गए हैं और साथ में एक जो मदरसा था, मदरसे को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक मकान है। इस मकान में ये देख सकते हैं कि रात को जो लैंडस्लाइड हुई उसके बाद ये मकान जो है बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल ये ढेर में बदल चुका है। ये मकान तकरीबन रात को 11 साढ़े 11 बजे जो है बिल्कुल गिर गया और यहाँ के लोकल्स का ये कहना। नजरी वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और बात करेंगे सब डिवीज़न मेंढर के सरहदी इलाका बालाकोट पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफद ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के दफ्तर का दौरा किया और बंकरों की अलाटमेंट और हिफाजती ढांचे से मुतालिक अपने देरीना मुतालबात उठाए। वफद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट पुंछ से मुलाकात की और उन्हें सरहद के आखिरी फेंसिंग के करीब रिहाइश पजीर लोगों को दरपेश संगीन हालात से आगाह किया, जहां आए रोज सरहद पार से फायरिंग और शेलिंग का खतरा लाहक रहता है।
मकीनू ने मुत्तल्लिका महकमे की जानिब से इम्तियाजी सलूक पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि जारी बंकर तामीराती मनसूबे के तहत उन्हें मुस्तफिदीन को तरजीह दी जा रही है जिन्हें पहले ही बंकर फराहम किए जा चुके हैं, जबकि वो खानदान जो वाकई मुतासिर हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। डीसी साहब के पास भी आए हैं, एडिशनल डीसी साहब से भी मिले हैं और एसीडी साहब के पास मिले थे। इशू ये था सर के जो कम्युनिटी बैंकर थे उनमें थोड़ा स्कैम हुआ था, इंडिविजुअल में भी स्कैम हुआ था, तो उस वजह से हम एसीडीसी के पास आए थे। उन्होंने हमारा भरपूर तावन किया कि हम ऑन द फील्ड चीज़ को चेक करेंगे और आपका जो आपका इशू है वो पूरा करेंगे। मेरा नाम, मैं साबका नायब सरपंच भी हूँ और मैं एक्स आर्मी सर्विस में भी हूँ और यहाँ पे कुछ घोटाला हुआ है जो, और यहाँ पे हमारी एक पिछड़ी हुई पंचायत है सर। हम एक बॉर्डर एरिया के लोग हैं सर, हम एक गोलू के मरे हुए लोग हैं सर और गरीब लोग हैं सर। अगर सर बैंकरू में भी यही घोटाला हुआ है सर, उसने सर चंद एक लोगों के साथ मिलकर ना कोई ग्राम सभा लगी, ग्राम सभा में कुछ और लिस्टें बनती हैं सर, जब अप्रूव होती हैं तो कुछ और होती हैं, और ग्राम सभा जो भी होती है सर उसमें व्हाइट पेपर में लिखा जाता है और ना उसमें कोई कार्रवाई रजिस्टर आ रहा है और ना कुछ आ रहा है, और बाद में एक चंद एक लोगों के साथ बैठकर और ये ओरिजिनल फिर लिस्टें बनाता है। तो इसलिए हमें चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमें इंडिविजुअल बैंकर मिलने चाहिए। जो कम्युनिटी बैंकर है जो घर पास है सर उनको देना चाहिए कम्युनिटी बैंकर, जो दूर घर है सर उनको इंडिविजुअल बैंकर जरूर होना चाहिए सर। विधवा से जितना भी आया है सिर्फ इंडिविजुअल बैंकर के लिए। हम बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, जीरो लाइन पर रहने वाले हैं। जब फायरिंग होती है, छोटी फायरिंग भी होती है, तो हमारी आर्मी जो है वो हमारे गांव के नज़दीक से जो रोड जाती है उससे वो फायर करते हैं, वो दोबारा वो भी उधर ही फायर करते हैं। हमें मौका ही नहीं मिलता इधर उधर जाने का, इधर उधर जाने का मौका नहीं। इसलिए हम डीसी साहब या बाला अफसर जो भी हैं यहाँ, इनके पास हम आए इंडिविजुअल बैंकर के लिए। सर मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ बारिश की तरह गोले बरसते हैं। 2015 में हमारे 1 घंटे के अंदर 7 आदमी की डेथ हो गई। वो हम जानते हैं कि हम कैसे वहाँ रहते हैं। वो है बंकर्स का। बंकर्स का ये है कि अगर कुछ लोग जो हैं वो दूर रहते हैं उनको भी कम्युनिटी दिया गया है, और अगर जो डिजर्व करता है उसको कम्युनिटी देना चाहिए। ये नहीं कि कम्युनिटी दें लेकिन इंडिविजुअल उसको दें। या 400-500 आधा किलोमीटर तो शेलिंग के टाइम तो वे नहीं जा सकता, अगर रात को शेलिंग हो वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा वहाँ तक। इसलिए हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, हम डीसी साहब से भी मिले और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मिले, और हम एलजी साहब से भी गुजारिश करते हैं प्लीज़ इसको इंटरवीन करें इस मसले को, ताकि हम लोगों की। नजरीन, अब उन बसों की या जो सरकारी सर्विसेज हैं जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला या उनकी सरकार की जानिब से कई इलाकों या कई अजला की जानिब मुफ्त दी गई हैं, अब उसी हवाले से सुरनकोट के अंदर क्या सूरत है आपको बताएंगे, जहां पर सुरनकोट से जम्मू और सुरनकोट से श्रीनगर तक बस सर्विस शुरू करने की मांग बढ़ रही है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मुख्तलिफ अजला में जम्मू और कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी SRTC की बस सर्विसेज के कामयाब रोल आउट के बावजूद ज़िला पुंछ की तहसील सुरनकोट का दूर दराज इलाका बदस्तूर मुस्तस्ना है। राब्ते की ये कमी मकामी आबादी में बड़े पैमाने पर अदमी इत्मीनान को जन्म दे रही है। अब मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि सुरनकोट से जम्मू और श्रीनगर जैसे बड़े शहरों के लिए बस सर्विस शुरू करने पर जोर दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं डुगरा गांव डुगरा और तहसील सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से रहने वाला हूं। तो मेरी ये अपना सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि रजौरी से गाड़ी जाती है श्रीनगर के लिए, बाद ये SRTC उसके बाद पुंछ से जाती है, तो ऐसे यहाँ से भी सुरनकोट से भी गाड़ी होनी चाहिए श्रीनगर के लिए। तो देखो यहाँ भी गरीब आवाम है, लोग परेशान है, लोगों की मांग है कि यहाँ से भी सुरनकोट से भी गाड़ी श्रीनगर के लिए होनी चाहिए। यहाँ लोग इंतज़ार करते रहते हैं काफ़ी टाइम, तो पुंछ से गाड़ी आती है, भरी होती है, उनमें सीट वगैरह नहीं होती है, तो लोग काफ़ी परेशानी का। तो रजौरी से भी गाड़ी लगी हुई है, जैसे कि पुंछ से भी गाड़ी लगी हुई है, और वहाँ के लोग खुश हैं। तो यहाँ के लोग परेशान हैं, गरीब लोग हैं, तो उनकी यही मांग है कि यहाँ से भी सरकार से कि यहाँ से भी गाड़ी श्रीनगर के लिए होनी चाहिए। जम्मू से भी गाड़ी जाती है श्रीनगर के लिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि यहाँ से एक गाड़ी जम्मू के लिए होनी चाहिए SRTC, और एक गाड़ी अपना होनी चाहिए यहाँ श्रीनगर के लिए, क्योंकि लोगों की डिमांड है, लोगों की मांग है, गरीब आवाम है यहाँ पे, तो वो बहुत परेशान है।
तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से भी सुरनकोट, तहसील सुरनकोट से भी गाड़ी एक जम्मू के लिए और एक श्रीनगर के लिए होनी चाहिए। यूनुस खान। नजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे सब डिवीजन थाना मंडी को एप्पल टाउन बनाने की कोशिश रंग ला रही है। महकमे बागबानी और दिल्ली की एक निजी कंपनी इंडो डच हॉर्टिकल्चर की शराकत से इलाके में कई मकामात पर जदीद तर्ज के सेबों के बागात लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां अब सेब की फसल तैयार हो चुकी है और बागबान ने सेब उतारने शुरू कर दिए हैं। बागबानों का कहना है कि वो पहले इलाके में मकई की फसल उगाते थे जिससे मामूली आमदनी होती थी, लेकिन गुज़श्ता 2 बरसों में सेब की काश्त शुरू करने के बाद उन्हें लाखों रुपए का फायदा हुआ है। जदीद तकनीकों और महकमे की रहनुमाई से बागबानी का यह मंसूबा इलाके की मईशत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। महकमे बागबानी के अफसरान के मुताबिक थाना मंडी की आबो हवा और ज़मीन सेब की पैदावार के लिए निहायत मौजू है, जिसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। मकामी लोग इस मंसूबे से काफ़ी खुश और पुरजोश नजर आ रहे हैं और तवक्को उन्होंने ये की है कि आने वाले बरसों में थाना मंडी भी कश्मीर की तर्ज पर एक बड़ा एप्पल टाउन बन जाए। पुलवामा, शोपियान या हीरपुर में नहीं बल्कि सब डिवीजन थाना मंडी के राजधानी इलाके में है। ये बाग जो आप देख रहे हैं ये राजधानी थाना मंडी के राजधानी इलाके का है। यहाँ पर लोग पहले फसल लगाते थे मक्की की या धान की, जहाँ बिल्कुल कम पैसा मिलता था, लेकिन उसके बदले अब इन्होंने महकमा हार्टिकल्चर ने एक इंडोटेच कंपनी के दिल्ली की उसके साथ मिलकर यहाँ पर सेब लगवाने लोगों को शुरू किए। यहाँ के किसानों ने सेब लगाए हैं और इस बार आइए जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं से कि कितना फायदा हुआ इन्हें और कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी है। जी सबसे पहले आपका नाम? जी मोहम्मद रफीक है मेरा नाम। तो मैं यहाँ का लोकल आर्टिस्ट हूँ। तो क्या आप क्या पूछना चाहेंगे मुझे? यहाँ आप पहले किस चीज की फसल लगाते थे, उसके बाद आपने सेब लगाने शुरू किए, तो पहले फायदा था या अब हो रहा है? महकमा के बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी जनाब, ये महकमा हॉर्टिकल्चर की तवसत से यहाँ पर ये हाई डायनेस्टी एप्पल हमें वो डिपार्टमेंट वालों ने सजेस्ट किया ये लगाओ। तो पहले जो हमारी ये पहली फसलें हैं जिसमें धान भी है मक्की भी है, उसके मुकाबले में ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक ये चीज़ है, ये गार्डनिंग है। तो पहले जो फसलें हमारी रूटीन फसलें हुआ करती थी चावल या कोई, उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ करता था। अब आज की बार मौसम ज़्यादा फेवरेबल भी नहीं था, तो 5 क्विंटल सेब इस बार एक्सपेक्टेड भी हैं, कुछ हमने फ़रोख्त भी किए हैं। तो इसका मतलब वो सीधा 35-40 हज़ार है और ये 1 कुनाल में है। तो महकमा ने आपका कितना साथ दिया, महकमे के बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी महकमे ने भी बहुत ताउन दिया है। महकमे के जो जूनियर मुलाजिम यहाँ फील्ड में रखे होते हैं वो वक्तन फ़वक्तन हमारे यहाँ एड के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो नजरीन वहीं पर बात करेंगे सोपूर इलाके की, जहां पर 15 अगस्त तकरीबात के पेश नज़र डाक बंगला सोपूर में एक आला सतही इजलास मुनाकिद हुआ। मीटिंग में पुलिस, CRPF और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, पिंडाल की तैयारी, सकाफती प्रोग्रामों और दीगर लॉजिस्टिक पहलुओं पर तफसीली तबल्ले ख्याल किया गया ताकि इस तकरीब के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। तकरीबात के दौरान बैन डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और हिफाजत और नज़्म ज़ब्त के आला मयार को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। अहदेदारों ने यौम आज़ादी की तकरीब को शानदार और पुरअमन कामयाब बनाने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया, जो लोगों में हुब्बुल वतनी और इत्तिहाद के जज्बे की अक्कासी करता है। 15 अगस्त 2025 के हवाले से एंड इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमने यहाँ पे बुलाया है एंड हर डिपार्टमेंट को हमने अपना असाइनमेंट दिया है ताकि उस असाइनमेंट के लिहाज से जो प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपरेशन इन प्लेस रहे। जो हमें 13 को हमें एक रिहर्सल दिन रहेगा, 15 को हमारी मेन फंक्शन रहेगी एट खुशहाल स्टेडियम में। उसके में जितनी प्रिपरेशन है हर डिपार्टमेंट को, चाहे वो लाइन डिपार्टमेंट है या सिक्योरिटी के लिहाज से, सारी हर इशू पे बात हुई है एंड उम्मीद है इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहेगा एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव टेकन वेरी सीरियसली। एंड आपको ये भी बताना चाहेंगे एक अच्छा खासा एक मुझे लगता है मजमा रहे लोगों का भी एंड ये वाकई लगना चाहिए कि शानदार प्रोग्राम। उम्मीद है इसके पीछे जितने भी तैयारी करनी है सारी तैयारी करके हम रहेंगे एंड नजरीन आगे बढ़ जाएगा और बात करेंगे बांडीपुरा जिला भर से OBC के अरकान ने टाउन हॉल बांडीपुरा में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया। इजलास की सदारत जम्मू कश्मीर OBC वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और म्यूनसिपल कौंसिल बांडीपुरा के साबिक
चेयरमैन बशारत हुसैन नज्जार ने की। फोरम ने बांडीपुरा जिला को दरपेश मुख्तलिफ तरक्याती चैलेंजों पर बातचीत हुई। बशारत हुसैन नज्जार ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि नई इंतजामिया के इख्तिदार संभालने के बाद से बांडीपुरा में तरक्याती सरगर्मियों में नुमाया सुस्त रवि देखने को आई है। उन्होंने हुकूमत से इलाके की तरफ तवज्जो देने का मुतालबा किया है। सरकार को ये बावर किया जाए कि अगर आप हमारी आवाज़ को नहीं समझते हैं तो फिर हमें आवाज़ जो हमारी आवाज़ है हमें पता है कि हमें किस तरह फिर हमें अपनी आवाज़ समझानी पड़ेगी। और साथ ही जो बांडीपोरा में डेवलपमेंट रुकी हुई है और डेवलपमेंट चाहे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपोरा हो या हमारे ड्रेनेज का प्लान हो या हमारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं जो अभी भी IY केस के लिए तड़प रहे हैं उनको अभी तक IY केस नहीं मिले हैं, अगर एक 15 दिन के अंदर अंदर उनके सारे मसाइल का इजाला नहीं हुआ है तो हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर आने। तजरीन आगे बढ़ जाएंगे और वहीं पर बात करेंगे म्यूनसिपल कमेटी पटन के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए पटन के कौमी शाहरा पर एहतजाज करते हुए शाहरा ब्लॉक किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में डंपिंग साइट न होने की वजह से इलाके का सारा कचरा मीटर और अड्डे में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम पुलिस की मुदाखलत और यकीन दहानी के बाद एहतजाजी लोगों ने पुरअमन तरीके से मुंतशिर हुए। जी बताइए क्या मसला है, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी हमारा यही मुतालबा था, मकसद आज से 3 पहले इनकी एक डंपिंग साइट हुआ करती थी म्यूनसिपल कमेटी पटन की एक जगह पर, लेकिन वहाँ पर किसी ने एक सिटे लाकर वहाँ पर वो डंपिंग साइट बंद करवाई। फिर उन्होंने यहाँ पर ये कूड़ा ककड़ लाया, तो यहाँ पर हमारे जो बाशिंदे हैं आसपास जो नेबर्स यहाँ पर रहते हैं, शाम को या अभी भी आप देख सकते हैं कितनी बदबू आती है, बाहर निकलना भी दुश्वार होता है। 3 साल से हम लगातार म्यूनसिपल कमेटी से रुजू करते हैं और जो यहाँ के आला हुकाम है SDM हो या कोई भी, उनसे भी राब्ता किया हुआ है कि इसका मसला कोई एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल कर यहाँ से इसको हटाइए, लेकिन हमारी आवाज़ जो है उसको पस्त किया जाता है। कोई सुनने वाला भी है नहीं आज की एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था रोड बंद करने के लिए। तो वैसे हमने आज रोड बंद कर दिया। तो पुलिस हुकाम का हम शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने और बताया कि आप हमारे पुलिस स्टेशन में आकर हम इसका मसला हल करेंगे और दोबारा से शायद नबर ते बनान दुकानदार बेहवनी पानस गो मे हटिस इन्फेक्शन पत्म वाह दह पे, इसलिए अमन हुकूमत गुजारिश करान खुसूसन म्यूनसिपलिटी कमेटी वनकस कोर एहतजाज, लेकिन अगर मजीद अमो ये तुल यह तम सात पान अमुक जिम्मेदार। पतमे लट कर जुमा दुकान तह बन म्यूनसिपलिटी कमेटी ये अम कम खतर बन और ये शेखुल आलम माजिद तम दो पतमे लट कोर ऐलान जुमास पे अमन दोक ये मत थो ये छोट वो अमो वन सिर्फ अ दीतो जाए ये जन अम सात करान फोकस अगर मामूली से मामूली कंस्ट्रक्शन करो कम करो तम सात म्यूनसिपलिटी कमेटी गो ो सा परमिशन गो दियो सा यह फीस। वनकस क्या अमुक तदोर करान अगर म्यूनसिपलिटी कमेटी पटन टाउन दिवान क्या वन फंड दिवान कम दिवान हम क्या वातान क्या वन ये सहूलियत बजाय वातान नुकसान ये बस्ती में पेशेंट, लेकिन बे गुजारिश करान आइंद गो शिकायत यी गो बार बार पे वत पे नुन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और बात करेंगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने में मुसलसल अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसका खास मनसूबा उम्मीद स्कीम नौजवान लड़कियों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली ला रहा है। इस स्कीम के जरिए कई लड़कियां न सिर्फ खुद के कारोबार कायम कर रही हैं बल्कि अपनी मसनूआत बेचकर रोजगार भी हासिल कर रही हैं। रियासी ज़िले की नसीम बेगम एक ऐसी ही मिसाल बन गई हैं जो उम्मीद स्कीम के तहत कायम किए गए यूनिट में काम करके अब खुद कफील ज़िंदगी गुजार रही हैं। ज़रा इब्ला के नुमाइंदों से बात करते हुए नसीम बेगम का कहना था कि उन्हें NRLM के साथ जुड़े हुए 5 साल हो गए हैं। इनका कहना था कि यूनिट्स को कायम करने में इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें भरपूर मदद मिल रही है। यहाँ ये बात भी उन्होंने बताई कि उम्मीद स्कीम का मकसद दही इलाकों की ख्वातीन को खुद इमदादी ग्रुपों में मुनज़्ज़म करना, तरबियत फराहम करना, लोन की सहूलत देना और मार्केट तक रसाई फराहम करना है, और वो भरपूर तरीके से सहूलत दे रहे हैं।
देखो मेरा नाम नसीम बेगम है, मैं रियासी की रहने वाली हूँ। ये मैंने तो 5 साल हो गए इसके साथ जुड़े हुए। पहले तो अनीता कुमारी जी ने मतलब ये सब कुछ करवाया है। और ये बनता है, खजूर होती है, मतलब पेड़ होते हैं खजूर के, उनके मतलब बब्बियाँ होती है, घास होती है, उससे हम ये 20 लेडीज़ों का ग्रुप है, हम उसे ये काम मतलब करते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बेनिफिट है। डिपार्ट वालों ने हमें एक दुकान दी हुई, उसके थ्रू हम ये सारी सेल उधर ही करते हैं। सारे लेडीज़ से मतलब 370 ग्रुप है मैम के, SHG मतलब जो हमारी लेडीज़ मतलब मैम है जो, उनके मतलब 370 ग्रुप है। बाकी सब लेडीज़ मतलब मैक्सिमम ज़्यादा यही काम करती हैं। कुछ जूट बैग होते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा यही हैं। ज़्यादा शाबड़ी बिनने का ही हमें मतलब ठीक लगता है। देखो ये जुगल सर ने ना हमें सब कुछ करवाया हुआ है पहले से। मेरे मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरे से पहले से ही काफ़ी टाइम से मतलब जुड़ी है, ग्रुप चल रहा है। तब से मैं जुड़ी हूँ, तब से तो मतलब 20 लेडीज़ों का हमने जो अलग से ग्रुप बनाया था। उसके बाद में मतलब हमें काफ़ी सेल होती है, कम से कम 70 80 से हज़ारों में एक महीने की सेल होती है। दुकान दी हुई हमें डिपार्ट वालों की तरफ से, मतलब एक वो मिली हुई है दुकान, तो उधर ही हम। तो रजनी चलिए खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, वक्त भी हुआ चला है। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप यूं ही देखते रहेंगे गुलिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।